हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अनअकैडमिक इस चैनल पे। ठीक है, तो अब आप लोग जानते ही होंगे मेरे नाम के बारे में। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक कुमार। मैं रेगुलर अब क्लासेस लेके आता हूं आप लोगों के लिए। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। देखो, अभी अपन थोड़ा सा क्विज को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम है, एग्जामिनेशन का टाइम है। तो इस टाइम में ऑब्वियसली बात है कि क्या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ पोल्स। तो पोल्स के जरिए हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने की, सो दैट वी कैन मेक द, आप बोल सकते हो कि गुड प्रिपरेशन टू प्रिपेयर वेरी गुड मैनर एंड टू प्रिपेयर इन वेरी गुड मैनर। सो दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग डेली क्विजेज ईच एंड एवरी डे। That's clear. Am I clear, everyone? Am I clear, everyone, or not? So, what will we study today? अपन आज पढ़ेंगे क्या, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो, टॉपिक ऑब्वियसली बात है कि सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा। मनी एंड क्रेडिट एक चैप्टर है, बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है, पढ़ने में तो एकदम मजा आ जाता है। इस चैप्टर को देखना। मैं आज बस क्विज क्वेश्चन किया हूं, लेकिन हो सकता है कि जब आप इस क्विज को ओवर हो करोगे ना, जब इस क्विज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचोगे, तो आप बोलोगे सर आपने तो हर एक चीज पढ़ा दिया। ये इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट में एवरीथिंग वाज अलाइंड। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वाटर इकोनॉमी हो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो इस क्लास में मैं आप लोगों को करूंगा, विल डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर हैं, विद द हेल्प ऑफ द क्विज क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी चैप्टर को कवर अप करवा दिया जाए। ठीक है, देखो मेरे बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। क्या करी है मैंने, बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ 2+ ईयर ऑफ नाउ, अब 2+ हो गया। मैंने हाल ही में अपना टीचिंग का 2 साल पूरा कर लिया। ठीक है, सो आई हैव 2+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर्ड किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी, आईएएसओ एंड सीबीएसई बोर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई करके रखा है। ठीक है, राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में मैं फैकल्टी हूँ। ये मेरे बारे में एक इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है, इज इट क्लियर। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए ठीक है, ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। अब मैं थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ माई रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड है AKCBSE। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, definitely you will get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. So let's put our thinking caps on and let's crack your CBSE examination with Unacademy Plus. ठीक है, Unacademy सब्सक्रिप्शन मेरे जरिए। ठीक है, और कोड क्या यूज करना है, कोड यूज करना है AKCBSE। थोड़ा इस क्वेश्चन के बाद, इस क्विज सेशन के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, मनी एंड क्रेडिट क्या होगा आज, मनी एंड क्रेडिट होगा। ये बात आप सब लोग जान जाओ कि और कोई चैप्टर नहीं होने वाला है, यही चैप्टर होने वाला है, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर विल बी 20 क्वेश्चंस होंगे। आई विल प्रोवाइड यू द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। जैसे कि हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको इक्वल, आप बोल सकते हो कि एम्पल टाइम प्रोवाइड करूंगा, सो दैट यू कैन आंसर इट वेरी वेरी इजीली एंड इफिशियंटली। क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली। समझ रहे हो ना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको टाइम की कमी नहीं मिलती है। आपको यू हैव टू बी प्रिसाइज देयर, यू हैव टू बी प्रिसाइज इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जाम। और स्पेशली एमसीक्यू में कंफ्यूजिंग होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। सो आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहां पे प्रिसाइज पिन पॉइंट प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। देन ओनली यू कैन टेक इट वेरी वेरी करेक्टली।
सो यस, हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं अभिषेक कुमार, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 9th एंड द 10th चैनल। इस चैनल पे दिन भर टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर विल बी टीचिंग यू डेली ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे आपको हमेशा पढ़ाते रहते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो। और ये क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 1, money is accepted as a medium of exchange because money is accepted as a medium of exchange because money can create loans, money adds to the value of a commodity, money is portable, या money facilitates the process of exchange। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज मनी, क्यों क्यों मनी को हम लोग मीडियम, जैसे ये मोबाइल हमें खरीदना है, पैसा लेके गए, हमको मोबाइल दे दिया, क्यों? ऐसा कौन सा रीजन है? मनी कैन क्रिएट लोन, मनी एड्स टू द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी, मनी इज पोर्टेबल, या फिर मनी फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज, जैसे मुझे ये डोंगल लेना है, डोंगल के लिए मैं पैसे लेके जाऊंगा, दे देगा। जैसे मुझे ये केबल लेना है तो वो मुझे दे देगा। वाई? क्यों नहीं? मैं ये मॉडेम लेके जाता हूं तो मुझे डोंगल दे देता है। सॉरी, ये मैं मॉडेम लेके जाता हूं तो मुझे ये डेटा केबल दे देता है। वाई? वाई दिस इज नॉट द केस? यू हैव टू एक्सप्लेन कि वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये अब आपको बताना है, वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, सीधा बात है कि मनी क्या करती है? मनी फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेके जाइए पैसा, मोबाइल दे देगा। मनी में वो वैल्यू होती है, वो कमोडिटी के पास, मनी के पास वो वैल्यू होती है जो उसकी एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसके जरिए वो क्या करती है? फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज को वो फैसिलिटेट्स करती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? क्वेश्चन नंबर 2, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। बच्चों पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इंक्लूड्स? व्हाट इंक्लूड्स द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? वेदर इट इज सिल्वर कॉइन्स और द गोल्ड कॉइन्स और द गोल्ड एंड द पेपर नोट्स और ओनली डी पेपर नोट्स एंड द कॉइन्स। इस पर मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की जरूरत ही क्यों पड़ी। The modern form of currency includes A. Silver coins, B. Gold coins, C. Gold and the paper notes, या फिर D. Paper notes and the coins। The modern form of currency includes silver coins, gold and the paper notes, या फिर D. Paper notes and the coins। The modern form of currency includes ऑप्शन नंबर डी, पेपर नोट्स एंड द क्वाइंस। देखो, गोल्ड भी नहीं। अब इसलिए गोल्ड नहीं क्योंकि गोल्ड, एक इमेजिन करो कि एक गोल्ड का सिक्का है, ठीक है, एक गोल्ड का सिक्का है और उस गोल्ड पे वैल्यू प्रिंट है 5। अरे भाई, तो उस 5 रुपए को तुम लोग लेके क्या करोगे? उसकी फेस वैल्यू तो भले ही 5 है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है, वो क्या होती है? वो बहुत ज्यादा होती है। वेरी में कम से कम तो 100 रुपीज से कम का गोल्ड का एक कॉइन बन ही नहीं सकता, या 1000 रुपीज का। तो क्यों उसको लोग 5 रुपए के लिए इस्तेमाल करेगा? वो 1000 रुपए के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होने लगती है? ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, सिक्के की कमी हो जाती है। लोगों को
लोग क्या करते, लोग उसकी फेस वैल्यू के बदले इंट्रिंसिक वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो हमेशा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि फेस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी कॉइन। जैसे कि एक 5 रुपया का सिक्का आप लोगों ने मे भी नहीं देखा होगा, हम लोगों के बचपन में था वो, हम लोगों के बचपन में वो सिक्का बहुत प्रचलित में था, बहुत ही ज्यादा प्रचलन में वो सिक्का था। उसकी बात मैं बताऊं, उस सिक्के की कहानी, उस सिक्के की ये कहानी थी कि एकाएक हम लोग देखे कि अरे ये तो मतलब आउट ऑफ द मार्केट हो गया है, आउट ऑफ द मार्केट। वो पैसे को क्या किया जाता था, सिंपली स्मगल कर दिया जाता था। कहाँ पे स्मगल किया जाता था पता है? अपने कंट्री में भी नहीं, बांग्लादेश। और बांग्लादेशी लोग क्या करते थे, बांग्लादेशी लोग उसके एक 5 रुपए के सिक्के के साथ, सॉरी सॉरी, 7 टोपेज ब्लेड बना लेते थे। वो क्या करते थे, 7 टोपेज ब्लेड बनाते थे। जब वो 7 टोपेज ब्लेड बनाएंगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 5 रुपया के बदले में उनको 7 रुपया मिलते थे। एक ब्लेड 1 रुपया में भी मिल रही है, एक ब्लेड 1 रुपया में भी मिल रही है, फिर भी वो 7 रुपया का उसको काम हो रहा है। फेस वैल्यू उसका 5 है, लेकिन उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, वो वे मच मोर देन 5। तो इससे क्या हो जाता था, उन लोगों को फायदा होता था, बांग्लादेशी को। उसको पिघलाते थे, पिघला के और वही करते थे। जैसे चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन्स को क्या करते थे लोग, बोरा जानते हो ना आप लोग, जूट वाला, जूट वाले बोरे में ऐसे ऐसे करते थे, जितनी भी उसकी सिल्वर लाइनिंग होती थी वो बोरे में सट जाती थी, और उसको लोग निकाल लेते थे, उसके तार को निकाल लेते थे और पैसे का यूज कर लेते थे। इसलिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या करने लगा, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स को हटा दिया गया। Is that clear everyone? कुछ ज्यादा ही सर्दी हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा तुम लोग भी बच के रहो। क्रेडिट इज जनरली गिवन एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय, मतलब जो लोन दिया जाता है, क्रेडिट का दूसरा नाम होता है लोन। इट जनरली गिवन एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय, मतलब हाई रेट किसके द्वारा लगाया जाता है, कोऑपरेटिव्स के द्वारा, एसएचजी के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, या फिर बैंक्स के द्वारा। क्रेडिट इज जनरली गिवन एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मनी लेंडर्स, या फिर डी बैंक्स। क्रेडिट इज जनरली गिवन एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मनी लेंडर्स, या फिर डी बैंक्स। ये अब आपको बताना है, क्रेडिट मतलब लोन। देखो, ये मनी लेंडर्स, जिसको हम लोग हिंदी में साहूकार बोलते हैं, साहूकार लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में बोला जाए ना तो दीज आर द ब्लड सकर्स ऑफ द पुअर पीपल। पुअर पीपल के ब्लड सकर होते हैं भाई। यू कैन नॉट इमेजिन इंटरेस्ट रेट कितनी होती है पता है, 5% पर मंथ, 5% पर मंथ। जैसे 100 रुपया आपने वो ले लिया तो अगले महीने वो 105 रुपये हो जाती है पर मंथ। तो अगर ईयरली देखा जाए तो 24% से भी ज्यादा हो जाता है इनका रेट, 24% से भी ज्यादा होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो मनी लेंडर्स इज द करेक्ट आंसर, मनी लेंडर्स इज द करेक्ट आंसर। क्रेडिट इज जनरली गिवन एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय मनी लेंडर्स। बैंक्स एक फिक्स रेट जो आरबीआई द्वारा फिक्स की गई है उस पर देती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो और कम दामों पे देती है, 1% 2% पे, और कोऑपरेटिव्स का भी कम होता है एज कंपेयर टू दीज। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, मनी लेंडर्स। ओके,
वंस अगेन मैं आप लोगों के लिए जिन लोगों को याद नहीं होगा रेफरल कोड, उनके लिए मैं अपना रेफरल कोड बता देता हूँ. माई रेफरल कोड इज AKCBSE. यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की सोचते हो, यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4, पेपर नोट्स एंड क्वाइंस आर एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज दे आर. पेपर नोट्स एंड द क्वाइंस आर एक्सेप्टेड. क्यों पेपर नोट्स और क्वाइंस, जिसके कोई अगर आप देखो तो कोई खास वैल्यू नहीं होती है, ऐसे क्यों उसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज से? ये बताओ क्या रीजन है, ये बताओ. लाइट इन वेट होता है, इजी टू कैरी होता है, या फिर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट होता है, या फिर डी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है. पेपर नोट्स एंड coins are accepted as a medium of exchange because they are light in weight, easy to carry, authorized by the government, या फिर D issued by the Reserve Bank of India. Money, paper notes and the coins are accepted as a medium of exchange because they are light in weight, easy to carry, authorized by the government, या फिर D issued by the Reserve Bank of India. ठीक है, ये अब आपको बताना है. Paper notes and the coins are accepted as a medium of exchange because they are light in weight, easy to carry, authorized by the government, या फिर D issued by the Reserve Bank of India. ये अब आपको बताना है. Paper notes and the coins are accepted as a medium of exchange because they are light in weight, easy to carry, authorized by the government, issued by the Reserve Bank of India. जी अब आपको बताना है. Paper notes and the coins are accepted as a medium of exchange because they are authorized by the government. क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की साइन होती है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. अदरवाइज अगर उस पर वो साइन न हो तो आप कोई भी पेपर लेके जाओगे, आपको क्या कुछ मिलेगा? आप ही बताओ, आपको कुछ भी मिलेगा क्या? पेपर नोट्स एंड द कॉइन्स आर एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज दे आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ये बताओ आप लोग. क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेनिफिट ऑफ डिपोजिटिंग मनी इन ए बैंक इज डेट. मतलब एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है ऑफ डिपोजिटिंग मनी इन बैंक? जो एक्चुअल बेनिफिट की अब बात करते हो ऑफ डिपोजिटिंग मनी इन अ बैंक इज डेट इट मेक्स इजी टू गेट लोन्स, इट अर्न्स इंटरेस्ट, इट अर्न्स स्टेटस, इट इंक्रीजेज कंट्रीज नेशनल इनकम. द बेनिफिट ऑफ डिपोजिटिंग मनी इन अ बैंक इज डेट. The benefit of depositing money in a bank is that it makes easy to get loans, it earns interest, it earns a status, it increases country's national income. देखो, सबसे जो मेजर बेनिफिट की अगर आप बात करते हो, जो एक बेनिफिट होती है जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो होती है इट अर्न्स इंटरेस्ट. जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक आपको 2-3% का इंटरेस्ट रेट देती है. 2-3% का जो आपको इंटरेस्ट रेट देगी वो आपके मुनाफा में आएगा. आपका पैसा तो सेफ हो ही गया, आपका पैसा सेफ हो गया, बैंक के पास है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक वो देने के लिए देनदारी है. ठीक है. प्लस बैंक आपको क्या कर रही है, बैंक आपको 2-3% का इंटरेस्ट भी दे रही है. ठीक है. अलग अलग बैंक की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होती है, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम 2 to 4%. 2 से 4% अलग अलग बैंकों में इंटरेस्ट रेट वेरी करता है. ये आपको एक उनसे बेनिफिट मिलता है, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, an asset that a borrower uses as a guarantee is called. वैसा एसेट मतलब आप लोग जानते ही हो ना, संपत्ति. that a borrower uses as a guarantee मतलब लोन देने से पहले वो गारंटी ये ले लेता है कि अगर कल के दिन में तुमने पैसा नहीं जमाया
तो मेरे पास ये एसेट है, वो बैंक क्या करेगी, बैंक इसको सिंपली सीज करके बेच के नीलाम करके अपना पैसा कमा लेगी। An asset that a borrower uses as a guarantee is called collaterals, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डिपॉजिट्स। An asset that a borrower uses as a guarantee is called collateral, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डिपॉजिट्स। तो इसका अगर आप लोग आंसर देखने की कोशिश करते हो, अगर इसका आंसर देखने की कोशिश करते हो तो आंसर शुड बी ए कोलेट्रल, आंसर शुड बी ए कोलेट्रल इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? क्या होता है आंसर? कोलेट्रल। आपका कोलेट्रल देखती है, कोलेट्रल में मैं आगे बताऊंगा कि कोलेट्रल का मतलब क्या होता है। जो भी प्रॉपर्टी, जैसे आप घर को आप अपना कोलेट्रल मान सकते हो कि कल के दिन में अगर आपने लोन लिया, लेट से आपने 10 लाख रुपए का अमाउंट लोन लिया, तो बैंक ये भी देखती है कि आपके घर का वर्थ क्या इन एंड अराउंड 10 लाख के अराउंड है या नहीं है। अगर आपके घर का वर्थ इन एंड अराउंड 10 लाख के आसपास नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करती। ठीक है, ऑब्वियसली वो काम नहीं करती। ठीक है, ठीक है, वो काम क्यों करेगी? आपने 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, और ये आपके घर का वैल्यू है 2 लाख, तो आप सोचोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपया रखिए लेगा तो क्या दिक्कत है। 10 लाख लिए फिर भी आप 8 लाख प्रॉफिट में जाओगे। अब 8 लाख आप प्रॉफिट में जाओगे तो बैंक कभी भी ऐसा काम नहीं करती, बैंक कभी भी ऐसा काम नहीं करती। बैंक क्या करती है? बैंक सिंपली क्या करती है कि आराम से वो 10 लाख का अगर आपका इंटरेस्ट दे रही हो, 10 लाख को अगर आपका लोन दे रही है तो उसी की इन अराउंड की वैल्यू को वो कवर अप करती है, लेती है एज ए कोलेट्रल। ठीक है, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रेडिट? आप क्रेडिट के मतलब से क्या समझते हो? ठीक है, आप क्रेडिट के मतलब से क्या समझते हो ये अब आपको बताना है। एग्रीमेंट इन विच द लेंडर्स, बैंक और द मनी लेंडर्स लेंड्स मनी, एक ऐसा एग्रीमेंट इन विच द लेंडर्स, बैंक और मनी लेंडर lends money, goods and services in return for the promise of the future payment. Agreement in which the lenders lend money without the promise of the future repayment. Agreement in which the money lender lends money to the poor borrowers. या फिर D, agreement in which relatives lend money to the borrower. देखो, एक ऐसा होता है जिसमें कि लेंडर्स, जो बैंक या फिर साहूकार, कोई भी हो सकता है, क्रेडिट कोई भी आपको दे सकता है, जो भी आपको जानता है, या तो वो बैंक हो या फिर मनी लेंडर हो बच्चों, वो आपको पैसा दे रही है, सर्विस दे रही है, गुड्स दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस है कि आप उसको फ्यूचर में पेमेंट करोगे, फ्यूचर में पेमेंट ऐसा नहीं कोई भी देगा। और दूसरा क्या होता है? एग्रीमेंट इन विच द लेंडर्स लेंड मनी, मतलब दे दिया, साहूकार दे दिया आपको पैसा, चाहे आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई प्रॉमिस नहीं है, सब जाके ले लेगा। हम तो खुद सबसे पहले लाइन में हम लगे रहेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा लोन देने वाला मिलता है तो सबसे आगे हम लाइन में लगे रहेंगे या कहेंगे जितना है दे दो, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो है दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री का चंदन घसे रघुनंदन, जो पैसा मिलेगा हम लोग लेके आराम से चल देंगे। या फिर सी, एग्रीमेंट इन विच द मनी लेंडर्स लेंड्स मनी टू द पुअर बोरोवर्स, मतलब जो साहूकार होते हैं ना वो गरीब आदमी को पैसा देते हैं, ये एग्रीमेंट। या फिर डी, एग्रीमेंट इन विच ओनली रिलेटिव्स lend money to borrowers. So what does the term credit means? Agreement in which the lenders, banks or the money lender lends money, goods and services in return for the promise of the future payment. या फिर B, agreement in which the lenders lends money without the promise of the future payment. या फिर C, agreement in which the money lenders lends money to poor borrower. D, agreement in which only relatives lends money to borrower. What do you mean by credit? आप क्रेडिट से समझते क्या हो, ये बस आपको बताने की जरूरत है। ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रेडिट? इट मीन्स ए एग्रीमेंट इन विच, मतलब एग्रीमेंट इन विच द लेंडर्स,
बैंक और द मनी लेंडर लेंड्स मनी, मतलब बैंक या फिर मनी लेंडर क्या करते हैं, पैसे देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। मतलब इसलिए क्योंकि उनको फ्यूचर में पेमेंट की आवश्यकता होती है, पेमेंट की उनसे क्या होती है, चाह होती है, मांग होती है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट डज द बैंक होल्ड एज ए कैश, और क्यों, कितना परसेंट, जैसे आपने जमा किया तो ऐसा नहीं कि सब वो अपने पास ही रख लेती, कितना परसेंट वो बैंक अपने पास रखती है, बाकी आरबीआई के पास जमा कर देती है या फिर लोन में दे देती है, या फिर उसका लोन लगा देती है वो। 15%, 20%, 10% या फिर 12%। 15, 20, 10 या 12। सो द करेक्ट आंसर है ए, 15%। इसलिए वो 15% के लिए कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ए बंदा इसने जाके बैंक को क्या किया, बैंक को जाके पैसा जमा कराया 10,000, ठीक है, और बी बंदा गया और 10,000 लोन अगर ले ही लिया, बस 10,000 रुपया है, बस 10,000 रुपया है, बी बंदा गया बैंक से 10,000 रुपया लोन की डिमांड किया, अगर बैंक इसको 10,000 रुपया दे देगी, कल के दिन में ए पहुंचता है, कल के दिन में ए पहुंचता है, वो बोलता है बैंक को कि आई नीड मोर 2,000, जो मैंने तुमको कल 10,000 दिया था उसमें से 2,000 दे दो, 8,000 अभी रखो, 2,000 दे दो, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट था, हम जब चाहेंगे तब डिमांड कर सकते हैं। तो बैंक तो चली जाएगी परेशानी में, बैंक को तो होगी परेशानी, होगी या नहीं होगी, ये पहले बताइए आप लोग, क्या लगता है कि बैंक को परेशानी होगी या बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी? बैंक को अब सोचेगा अरे भाई इसका पैसा था, हम इसको क्या किए कि पैसा हम कहाँ से दे, पैसा तो है नहीं मेरे पास। इसलिए बैंक क्या करती है, हर एक जितना भी आप पैसा जमा करते हो उसका 15% वो रख लेती है अपने पास। 15% इसलिए रख लेती है टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस, टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस। जैसे आज आपने पैसा जमा कराया, कल एक्स गया पैसा निकालने, तो एक्स को पैसा दे दे, कल एक्स पैसा जमा करेगा तो वाई को पैसा दे देगा। इस तरह की जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द बैंक होती है, उसको कैरी आउट करने के लिए बैंक क्या करती है, सिंपली उस पैसे का इसी तरह से इस्तेमाल करती है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? ये बताओ क्लियर या कुछ कंफ्यूजन है बच्चों? अगर कुछ कंफ्यूजन हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो प्लीज लेट मी नो। अगर आप लोग को लगता है कि कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप लोग बता सकते हो, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन यू कैन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर explanation part. You can share your query, you can share your detail, I don't have any problem with that. क्वेश्चन नंबर 9, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्रेडिट फ्रॉम डैश pushes the borrower into a painful situation, credit from dash pushes the borrower into a painful situation, cooperative, एसएचजी, मनी लेंडर्स या फिर डी बैंक्स। क्रेडिट फ्रॉम डैश pushes the borrower into a painful situation, ये आपको बताना है। जो क्रेडिट फ्रॉम डैश, चाहे वो कोऑपरेटिव से अगर आप कैश लेते हो तब आपको पेनफुल सिचुएशन में जाओगे, या फिर आप एसएचजी से लेते हो या फिर मनी लेंडर से या फिर बैंक से लेते हो, तब आपको समस्या कब होती है ये बताना है।
क्रेडिट फ्रॉम डैश पुशेस द बोरोवर इनटू अ पेनफुल सिचुएशन। जो आपकी ये टाइम है, इसको टाइमर समझना। देखो 3 साइकिल लेगा मतलब 45 सेकेंड्स इंटू 4, ठीक है, सॉरी 15 सेकेंड इंटू 4 इजकल टू 1 मिनट। मैं उतना ही देर वेट करता हूँ, मैं उतना ही देर वेट करता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि 15 सेकेंड के लिए ये टाइमर मेरी चलती है। कितने के लिए? 15 सेकेंड के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मनी लेंडर्स। सी, मनी लेंडर्स। जो अगर आप लोग मनी लेंडर से लोन लेते हो तो ऑब्वियसली बात है 24%, 25% आपने, देखो उन लोगों का जो पर मंथ इंटरेस्ट चलता है, पर मंथ 12%, कोई आपको 5%, कोई 6%। वही सरकार की जो इंटरेस्ट होती है वो एनुअल होती है और इनका पर मंथ होता है। पर मंथ, जैसे आपने अगर 100 रुपया लिया, अगर 12% रेट से कोई दे रहा है तो आपका अगले महीने वो 112 रुपया हो गया। प्लस वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्लस वो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि अब अगले महीने आपका 112 रुपया पे 12% लगेगा। 112 रुपया पे 12% लगेगा तो आप समझ सकते हो कि वो कितना होगा। 10% अगर आप लोग देखते हो तो 12 पॉइंट, ठीक है, 11.2 और उसके बाद 2% 1.2, तो ठीक है। इस तरह से आपका वो क्या हो जाएगा, 4 रुपया के आसपास ये लग जाएगा, ठीक है। 100, आप देख सकते हो 13-14 रुपया इंटरेस्ट लग जाएगा। इसी तरह से अगले महीने फिर इस तरह से बढ़ते रहेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मनी लेंडर्स। वो क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है। व्हाट वाज द बार्टर सिस्टम बेस्ड ऑन? व्हाट वाज बार्टर सिस्टम बेस्ड ऑन? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, वॉन्ट्स ऑफ द बायर्स, वॉन्ट्स ऑफ द सेलर, या फिर क्लाइमेटिक कंट्रोल? व्हाट वाज बार्टर सिस्टम बेस्ड ऑन? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, व्हाट वाज बार्टर सिस्टम। What was barter system based on? Double coincidence of wants, wants of the buyers, wants of the sellers, या फिर डी क्लाइमेटिक कंडीशन? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, सिंपल सिंपल बात है, ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट डज एक्चुअली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस। मतलब डबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है, देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको पास क्या है, आपका नाम अमन है और यहाँ पे है एक चमन। अमन, यहाँ पे है एक चमन। अब अमन के पास क्या है, वीट है। चमन के पास क्या है, मेज है, ठीक है। तो यहाँ पे तभी जाके व्यापार हो सकता है, तभी जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट कर की जा सकती है जब चमन को भी वीट की जरूरत हो और अमन को भी मेज की जरूरत हो। अदरवाइज अमन और चमन में व्यापार कभी नहीं होगा। अब चमन के पास जाएगा अमन, तो अमन क्या बोलता है कि नहीं भाई, वीट तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, आई नीड टोमेटो, आई नीड टोमेटो। तो क्या यहाँ पे एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब जिसको लेना है और जिसको देना है, दोनों की मांग और डिमांड में क्या होनी चाहिए, एक तरह से कोइंसिडेंस होनी चाहिए, जो कि बहुत रेयरिटी में देखा जाता है कि दोनों के बीच में कोइंसिडेंस देखने को मिलती है। बहुत देखने को ऐसा नहीं मिलती कि दोनों के बीच में कोइंसिडेंस देखने को मिले। मिलती है क्या, ये आप लोग बताओ। ऐसा देखने को मिलता है क्या कभी कि दोनों के बीच में आपको कोइंसिडेंस देखने को मिले? Please explain if you have seen anywhere. बताओ। ये बताओ। उसके बाद अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल?
व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल? कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का फॉर्म क्या होता है? सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर व्हीकल? व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल? सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डी व्हीकल्स? आपको ये बताना कि व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल, सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर व्हीकल? व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल? व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल? कोलेट्रल का फॉर्म क्या होता है? सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डी व्हीकल्स? आपको ये बात बताने हैं और कुछ भी नहीं बताना है। व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल? कोलेट्रल का फॉर्म क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत है। व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल? सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डी व्हीकल्स? व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल? देखो, कोलेट्रल में आपका आएगा व्हीकल, क्योंकि अगर आप लोन लेने जाते हो तो व्हीकल आपकी प्रॉपर्टी है। व्हीकल आपकी प्रॉपर्टी, कोई सेविंग अकाउंट आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन बैंक वो आपका नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप पैसे रीपेमेंट नहीं करते हो, आप लोन को रीपेमेंट नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली बैंक हैज ऑल द राइट्स कि अगर आपने कोलेट्रल में अपने व्हीकल का इस्तेमाल किया है और इफ यू हैव यूज्ड व्हीकल्स इन योर कोलेट्रल डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर लोन टर्म एग्रीमेंट, तो ऑब्वियसली दे विल सीज योर व्हीकल्स। ऑब्वियसली दे विल सीज योर व्हीकल। ठीक है, सो द व्हीकल इज द आंसर। सो द व्हीकल इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी, व्हीकल इज द आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? विच बैंक इशूज नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट? बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन ऐसा बैंक है, कौन ऐसा बैंक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में नोट्स को इशू करती है, नोट्स को इशू करती है? एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी? Which bank issue notes on behalf of government? बताओ, which bank issue notes on behalf of the government? Obviously the correct answer is RBI, क्योंकि अपने देश में सिर्फ आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही वो राइट्स होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही राइट्स है टू इशू द नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ करेंसी। और कोई भी बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी और व्हाटएवर और द मार्केट वैल्यू, they do not have any rights in the world, they do not have any rights in the world to issue the notes on behalf of the government of India। चाहे वो कोई भी बैंक हो, वो आरबीआई मतलब गवर्नमेंट की बैंक आरबीआई है, और आरबीआई का ही काम है गवर्नमेंट के बिहाफ में नोट्स को इशू करना। और उस पर साइन भी किसके होते हैं? गवर्नर ऑफ द आरबीआई। किसके साइन होते हैं आप लोग बता सकते हो क्या? गवर्नर ऑफ द आरबीआई के वो उस पे साइन होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Is it clear or not? Which bank issue notes on behalf of the government? So your answer should be B, government of the India, sorry RBI। जो आरबीआई के पास ही वो सिर्फ राइट है और किसी के पास राइट नहीं है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। What do you mean by the term डिमांड डिपोजिट? मतलब डिमांड डिपोजिट से आप समझते क्या हो, ये अब आपको बताना है। ए, डिपोजिट विद बैंक्स kept for at least 10 years, मतलब वो डिपॉजिट जो बैंक के पास आपने कम से कम 10 सालों के लिए रखा हो। या फिर बी, डिपॉजिट्स विद बैंक्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब आप चाहो तब उसको निकाल लो, आपका संपत्ति हो वो। डिपॉजिट्स इन बैंक्स इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ओनली। या फिर डी, डिपॉजिट्स विद बैंक केप्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? मतलब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट विद बैंक केप्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, डिपॉजिट विद बैंक विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, या फिर डिपॉजिट्स इन बैंक्स इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ओनली, या फिर डिपॉजिट विद बैंक्स केप्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट का मतलब आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट?
ये अब आपको बताना है कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट, ये बस आपको एक सिंपली एक्सप्लेन कर देना है। डिपॉजिट विद बैंक केप्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, डिपॉजिट विद बैंक विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, डिपॉजिट विद बैंक इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ओनली, या फिर डिपॉजिट विद बैंक केप्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। ये बस बताना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिपॉजिट्स विद बैंक विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। मतलब एक ऐसा डिपॉजिट बैंक के पास आपने जमा कर दिया, बैंक के पास एक ऐसा डिपॉजिट जो आपने जमा कर दिया जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड। जब आपकी जरूरत हो, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम देम, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो बैंक से, बैंक को उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। So the option number B, deposit with banks which can be withdrawn on demand, is obviously the correct answer. Is it clear? Is it clear everyone? What are demand deposit? So deposit with banks which can be withdrawn on demand is known as the demand deposit, as simple as the answer. Question number 14. Why is it necessary that banks and the cooperatives increases their lending, particularly in rural area? वाई इज इट नेसेसरी, क्यों ये जरूरी है कि डेट बैंक्स, कि बैंक क्या करे, बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स, जो बैंक और कोऑपरेटिव्स है वो इंक्रीज कर दे देयर लेंडिंग, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया में। ऐसा क्यों जरूरी है? To reduce the dependence on informal source of credit, to promote informal source of credit in urban area, to provide high interest rate, to increase the deposits of the commercial banks. Why is it necessary that banks and the cooperatives increase its lending, particularly in the rural area? The correct answer is to reduce the dependence on informal source of credit. जो informal source of credit जिसके कारण से पेनफुल सिचुएशन में वो लोग चले जाते हैं, जिसके कारण से उनको दिक्कत होती है, वो नहीं होगी अगर बैंक ही उनको लोन प्रोवाइड कर देगी। तो जब बैंक उनको लोन प्रोवाइड करेगी तो आप ही खुद बोलो कि क्या दिक्कत होता है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, ये बताओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एब्सेंस ऑफ डैश इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। किसके कमी के कारण जो बैंक होते हैं वो पुअर्स को, मतलब गरीबों को लोन नहीं देते हैं? राशन कार्ड उनके पास नहीं होता है, उनके पास कैश मनी नहीं होता है, उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, या फिर उनके पास अकाउंट ही नहीं होता है बैंक में। ये अब आपको बताना, एब्सेंस ऑफ डैश इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। द करेक्ट आंसर इज राशन कार्ड, कैश मनी, कोलेट्रल, या फिर डी, अकाउंट विद दैट बैंक। आपको बताना है एब्सेंस ऑफ डैश इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स इज ऑप्शन नंबर सी, कोलेट्रल। ऑप्शन नंबर सी, कोलेट्रल की उनके पास भारी कमी होती है भाई, मतलब कोलेट्रल 9 के बराबर। अब सोचो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास क्या होती है कि उनके पास न तो लैंड पोर्शन होती है, न ही व्हीकल्स होती है, न ही अच्छा मकान होता है। अब आपने लोन लिया 1 लाख का, आपने 1 लाख का लोन लिया, आप गरीब आदमी भी हो, आपकी लैंड की वर्थ कितनी है? 50,000। तो बैंक कभी भी वैसा सौदा नहीं करती, क्योंकि बैंक इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक्सेप्ट आरबीआई, ईच एंड एवरी बैंक इज द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और वो कमर्शियल बैंक है, एंड ऑल्सो देयर पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। अदरवाइज वो प्रॉफिट अगर अर्न नहीं करेगी, प्रॉफिट अगर नहीं बनाएगी, तो वो कैसे जिएगी आप बताओ? उसको भी तो समस्या होती है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास पैसों का अंबार पड़ा है, पैसों का भंडार पड़ा है, उससे वो अपना काम कर लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है बॉस। उनके पास भी क्या है, एक फिक्स्ड सोर्स है, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम्स है, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, वो उससे वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं।
इज इट क्लियर? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पीपल डिपोजिट्स मनी इन द बैंक बिकॉज, पीपल डिपोजिट्स इन द बैंक बिकॉज इट गेट इंटरेस्टेड, मनी रिमेन्स सिक्योर्ड, मनी इज यूज इन कंट्रीज डेवलपमेंट, या फिर वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज। क्यों पीपल डिपोजिट करते हैं मनी इन द बैंक? ठीक है, पीपल डिपोजिट मनी इन द बैंक बिकॉज इट गेट इंटरेस्टेड, ठीक है, मनी रिमेन्स सिक्योर्ड, मनी इज यूज इन कंट्रीज डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज। ठीक है, पीपल क्यों उसको जमा करते हैं ये अब आपको बताना है। इसका दो ही आंसर है कि उनका पैसा भी, पीपल को इंटरेस्ट भी मिल जाता है, उनका जो मनी होता है इट इज रिमेन सिक्योर्ड, और वो सिक्योर भी रह जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो गेट इंटरेस्ट एंड द मनी रिमेन सिक्योर्ड। ओके, मनी रिमेन सिक्योर्ड इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ द बार्टर एक्सचेंजेज, अब आपको एक एग्जाम्पल देना है बार्टर एक्सचेंज का। परचेजिंग व्हीट विथ मनी, परचेजिंग फ्रूट्स विथ मनी, परचेजिंग मिल्क विथ मनी, या फिर परचेजिंग शुगर विथ व्हीट। अब बार्टर इकोनॉमी, जो बार्टर एक्सचेंज होता है, उसको आपको एक एग्जाम्पल देना है। परचेजिंग व्हीट विथ मनी मतलब मनी, लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई कर लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल ऑफ वाटर एक्सचेंज इज, बार्टर एक्सचेंज का एग्जांपल क्या होता है? बार्टर एक मतलब ही होता है जिसमें मनी यूज ना हो। एक ही ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि मनी यूज नहीं हुआ है बिल्कुल भी, वो है परचेजिंग शुगर विथ व्हीट, मतलब शुगर विथ व्हीट। इसमें शुगर, चीनी आप गेहूं के साथ, व्हीट के साथ जो एक्सचेंज किए हो वो एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंजिंग शुगर विथ व्हीट। इसमें क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज का यूज आया है। इज इट क्लियर और नॉट? Example of barter exchange is D. Purchasing sugar with wheat is the correct answer. Question number 18 है, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू, जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको बैंक क्या करते हैं? कीप एज रिजर्व सो द पीपल में विड्रॉ। जो मेजर पोर्शन जिसको बैंक क्या करते हैं उसको रिजर्व के लिए रख लेते हैं, क्योंकि पीपल उसे विड्रॉ कर सकते हैं। मीट देयर रूटीन्स एक्सपेंशन एंड सैलरी ऑफ द स्टाफ, सैलरी ऑफ स्टाफ के लिए, या मीट रिनोवेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बैंक्स, मीट रिनोवेशन एंड द बैंकर्स ऑफ द स्टाफ्स। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सटेंड्स लोन, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू कीप एज ए रिजर्व सो द पीपल में विड्रॉ, मीट देयर रूटीन एक्सपेंसेस एंड सैलरी ऑफ द स्टाफ्स, मीट रिनोवेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बैंक्स, या फिर एक्सटेंड्स लोन। देखो ये क्या होता है, ये जो होता है ना, बैंक कीप एज ए रिजर्व सो द पीपल में विड्रॉ, ये नहीं होता है, ये 15% ही विड्रॉ करते, तो 15% मेजर होता है क्या? नहीं। ठीक है, मीट देयर रूटीन एक्सपेंसेस, ये भी नहीं होता है। रिनोवेशन काम भी वो खुद से नहीं करा सकते, बैंक की गवर्निंग बॉडी वो काम करती है। तो जो मेन काम होता है ना, जिसको वो लोग करते हैं एक्सटेंस लोन, 85% पैसे का वो लोग लोन में लगाते हैं, वो लोग लोन में उसको लगा देते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 19, इन ए एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन रिगार्ड टू द लोन्स एंड सेविंग्स आर टेकन बाय। इन ए एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होता है इन रिगार्ड टू द लोन एंड सेविंग आर टेकन बाय। लोन और सेविंग के रिगार्ड्स में जो भी होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मेंबर्स। In a SHG self-help group, important decisions in regard to the loans and the savings are taken by government organization, bank, non-government organization, या फिर D members। तो correct answer is D members. D members is obviously the correct answer. D members is obviously the correct answer. Question number 20. Which of the following is an example of working capital? Which of the following is an example of the working capital? Tools, machines, buildings, या फिर raw material। जो वर्किंग कैपिटल मतलब ही होता है डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए जिसको यूज होता है, वो कौन होता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, या फिर रॉ मटेरियल।
ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रॉ मटेरियल इज द करेक्ट आंसर। रॉ मटेरियल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। सो द करेक्ट आंसर इज डी, रॉ मटेरियल। देखो इस क्लास में बच्चों हम लोगों ने 20 क्विज क्वेश्चन को किया है। कितने क्विज क्वेश्चन को किया है? 20 क्विज क्वेश्चन को किया और हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली इसको देखा है और देखा हम लोगों ने कि कितने आसानी से, कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा, सो डैट कि उनको कोई दिक्कत भी ना हो। और इन दिस सेक्शन वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट। मनी और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा विद द हेल्प ऑफ द क्विज क्वेश्चन के हिसाब से, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड द एनटीएससी एग्जामिनेशन, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके सीबीएसई बोर्ड और एनटीएससी के लिए। You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप AKCBSE कोड को यूज करते हो। ऑब्वियसली यू विल गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट whenever you purchase the Unacademy subscription। ठीक है, आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, AKCBSE यूज करते हो। ठीक है, अब आप लोग जो लाइव क्विज फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। पहले डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को पढ़ा। लेट्स क्रैक एनटीएससी एंड सीबीएसई। ठीक है, उसके बाद अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप AKCBSE कोड को यूज करते हो, फिर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 12 मंथ के लिए आपको ओनली देने पड़ेंगे 13,500 रुपये इफ यू यूज द कोड AKCBSE। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीकली क्विज, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन, द टेस्ट सीरीज सारी की सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद एक नया सब्सक्रिप्शन पिच ऐड हुआ है, सब्सक्रिप्शन प्लान ऐड हुआ है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर्स मिलते हैं, पर्सनल मेंटर। ठीक है, सो 12 मंथ के लिए आपको फिर 10% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कोड AKCBSE एंड यू विल गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। ठीक है, और आपको कितने देने पड़ेंगे? 25,500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और क्रिएटिव कॉर्नर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे चीज मिलेंगे। क्रिएटिव कॉर्नर्स में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उससे आप लोग जल्दी से फैमिलियर रह सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।